चांदपुर नाम के एक नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास केवल नगर ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता वे लोग मूल और ब्याज के समेत अपना कर्जा चुका देते थे। ये ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वह था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वह वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता था और ना ही कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ साथ उसमें दो गुण और भी थे। वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों की वजह से वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार की बात है, उसी नगर से दो ठग जिनका नाम छुटमल और महेश था, वे गुजर रहे थे और सेठ की प्रसिद्धि की खबर उन दोनों के कानों में भी पड़ी। उन दोनों ने योजना बनाई कि क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार ले लिया जाए और फिर उसे कभी वापस लौटाया ही ना जाए। ये सोचकर दोनों सेठ की हवेली पर पहुंचे और सेठ से कहने लगे, सेठ जी, हम दोनों बहुत ही दूर गांव से आए हैं। पिछले साल अकाल पड़ने के कारण हमारे खेतों में अन्न का एक दाना भी नहीं है। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, इसीलिए आपके पास कुछ पैसा उधार लेने के लिए आए हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। सेठ जी, हमें 2000 रुपये चाहिए और ये कर्ज हम बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? मियाद जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की मियाद वाली बात सुनकर छुट्टन मक्कारी भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। यदि इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। ठीक है, तब अगले जन्म में दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। ये कहकर सेठ ने अपने मुंशी से कहा, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपये दे दो और ये लिख लो कि ब्याज समेत ये रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। लेकिन सेठ जी, लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, व्यर्थ में अपनी टांग बीच में ना अड़ाओ। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी। छुट्टन और महेश ने सेठ के मुंशी के पास जाकर रुपए ले लिए। लिखा पढ़ी करके खाते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। दोनों ठग रुपए पाकर बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाले और सेठ का धन्यवाद देकर वहां से चलते बने। वे दोनों बड़े ही प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहां से जाते ही सेठ का मुंशी सेठ के पास आया और कहने लगा, हजूर, आप जानते हैं कि वे रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस कागज के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे रुपया नहीं वसूल सकते, तो फिर आपने रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसने लगा और कहने लगा, मुंशी जी, मैंने ये सब जानते बूझते हुए किया है। ये बात तुम्हें अभी नहीं बल्कि वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म में कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। परंतु मुंशी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। छुट्टन बोला, महेश भाई, वास्तव में ये सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें दुत्कार कर भगा देगा, लेकिन उस मूर्ख ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में ये उधार कौन चुकाएगा भला। चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब कुछ दिन के लिए किसी दूसरे गांव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजारते हैं। ये सोचकर दोनों ठग वहां से आगे चल पड़े। अगले दिन संध्या के समय दोनों ठग एक नए गांव में पहुंचे और रात बिताने के लिए वे कोई आसरा ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें एक ठिकाना मिल ही गया। ये एक किसान का घर था। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो किसान बाहर आया। भाई, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ये कहकर किसान ने
अपने घर के दालान में दोनों के लिए चारपाई बिछा दी और कहने लगा, यदि आपको खाना चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ। नहीं भाई, फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें रुकने के लिए आसरा दिया, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। दोनों ठग चारपाई पर लंबी तान कर सो गए। अचानक आधी रात के समय छुट्टन को कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे वो चौंक कर उठ बैठा। जब छुट्टन को कुछ डर महसूस हुआ तो उसने अपने साथी महेश को उठाया और कहने लगा, गुरु, आसपास कोई ना कोई है। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, परंतु पता नहीं ये कौन बोल रहा है। महेश और छुट्टन दोनों ध्यान से उन आवाज़ों को सुनने लगे। दोनों बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। असल में ये आवाज़ें उन दोनों बैलों की थी जो मनुष्यों की भांति एक दूसरे से बात कर रहे थे। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बैल और मनुष्य की बोली में बोल रहे हैं। मैं भी हैरान हूँ भाई, लेकिन ये तो सच है। दोनों बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर छुट्टन और महेश दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगे। एक बैल ने दूसरे से कहा, मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की यह अंतिम रात्रि है। दूसरे ने कहा, ये बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। अच्छा, पहले तुम बताओ कि ऐसा क्यों है? वो इसलिए दोस्त कि अपना जो मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया। सो इस जन्म में महीनों तक उसके हल और गाड़ी में जुटकर वह कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम पूरा 200 रुपये का हो जाएगा और मैं सवेरे ही मर जाऊंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछुड़ने की बात क्यों की? तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में अभी महीनों और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो इस किसान से मुझे छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे उस आदमी की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला वह किसान अपना बैल क्यों देगा? भाई, यही मेरा भाग्य है। तभी तो ये बूढ़ा किसान उस व्यक्ति से कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया है। कल वह व्यक्ति आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। ओह, तब तो सचमुच यह काफ़ी दुख झेलने वाली बात है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। यह मेरे पिछले जन्म का कर्म है मित्र, इसीलिए इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल ही क्यों बनाता। ठीक कहते हो मित्र। खैर, छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई है या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो कुछ समय पहले इस किसान के मेहमान बनकर आए हैं। क्या मतलब है? उन लोगों ने ऐसा क्या किया? बैलों की बातें सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और वे ध्यान से सुनने लगे। तब बैल ने कहा, उन्होंने क्या किया? अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग अब तक न जाने कितने व्यक्तियों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर कर्जा लेकर यहाँ पर आए हैं। तब तो उन्हें कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में सेठ का गधा बनना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर छुट्टन और महेश के होश उड़ गए। महेश ने कहा, गुरु, सुना तुमने? इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, अब मैं सेठ का कर्जा अपने सिर पर नहीं रखूँगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका रुपया लौटा देंगे। साथ ही साथ ठगी का ये धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमा कर खाएंगे। इसके बाद वो दोनों ठग सो तो गए, परंतु सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वे दोनों बैल ही दिखाई दे रहे थे। जब सुबह वे दोनों जागे
तो ये देखकर हैरान थे कि किसान का एक बैल सचमुच ही मर चुका था और किसान रो रो कर दुखी हो रहा था। महेश ने कहा, गुरु, उन दोनों बैलों की बातें बिल्कुल सच निकली। उनमें से एक ने तो दम ही तोड़ दिया। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि तभी वहां पर एक आदमी आया और वो किसान से कहने लगा, अरे भाई, तुमने मेरा कर्ज अभी तक नहीं उतारा, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बैल को ले जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने किसान के दूसरे बैल की रस्सी पकड़ी और खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। वो बेचारा किसान बहुत गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, भाई, मैं जल्दी ही आपका कर्जा उतार दूंगा, मेरे बैल को छोड़ दो। देखो तो सही, मेरा एक बैल पहले ही मर चुका है, मुझ पर दया करो। परंतु उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वो किसान के दूसरे बैल को डंडे मारता हुआ अपने साथ ले गया। ये सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ठगों ने उसी समय अपना सारा सामान समेटा और चांदपुर के लिए रवाना हो गए। एक दिन के लंबे सफर के बाद दोनों ठग सेठ शांति प्रसाद की हवेली पर जा पहुंचे और हवेली पर पहुंचते ही वो सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी, हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। अरे भाई, कौन हो तुम दोनों? हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी, हम दोनों छुट्टन और महेश हैं। कल ही तो आपसे 2000 रुपए लेकर गए थे। तभी सेठ के मुंशी ने कहा, सेठ जी, ये दोनों तो वही हैं जो कल आए थे। मैं अभी खाता निकाल कर इनका हिसाब बताता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं अभी इनका खाता देखकर आपको बताता हूँ कि इनके नाम पर कितने रुपए हैं। हजूर, हम अपना कर्जा आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। ये लीजिए आपके 2000 और 11 रुपए और हमारा नाम काट दीजिए। नहीं भाई, मैं कर्ज की अदाई इस तरह से नहीं लेता। मैं अपने असूलों का पक्का आदमी हूँ। रकम लौटाने का जब तुमने वायदा किया था, मैं उसी समय पर कर्ज वापस लूँगा। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने की बात कही थी, अब मैं अगले जन्म में ही लूँगा। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुकाता है? हाँ सेठ जी, जब हम इसी समय आपका कर्जा लौटा रहे हैं तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात करते हैं? कह तो दिया भाई, मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। जब तुम लोगों ने वादा किया है कि रकम अगले जन्म में लौटाओगे तो मैं अगले जन्म में ही लूँगा। बस बात खत्म। छुट्टन और महेश ने सेठ के सामने खूब रोया धोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने उनकी एक ना सुनी और बिना रकम लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों दोस्त दुखी मन से वहां से चल पड़े। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे इस कर्ज से मुक्ति कैसे पाएंगे। भटकते भटकते वे लोग एक जंगल में पहुंचे। वहां पर उन्हें एक महात्मा मिले। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो दोनों ने सच सच बात उनको बता दी। तब महात्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक तरीका बताया और साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी बताने लगे। इसके बाद महात्मा जी ने कहा, बेटा, इस जगह से 1 मील आगे एक गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ जी का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय दिखाई दे ही जाएगा। महात्मा जी की बात मानकर दोनों आगे बढ़ने लगे। 1 मील का सफर तय करने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंच गए। उस गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, ना कोई कुआं ना तालाब। इसीलिए गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। पानी की जरूरत के लिए लोगों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां की दशा देखकर छुट्टन के दिमाग में साधु की बात आई। वह सोचने लगा, यदि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत पैदा किया जाए तो हमारा कर्ज उतर सकता है। अगले ही पल वह प्रसन्नता से चीख उठा और अपने मित्र से कहने लगा, अरे महेश, सेठ का कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया। क्या सच? तो जल्दी बताओ गुरु। छुट्टन महेश के कान में धीरे धीरे से कुछ समझाने लगा, जिसे सुनकर महेश का चेहरा भी खिल उठा। दोनों उसी समय कहीं से कुदाल लेकर आए और एक स्थान पर खुदाई करने में जुट गए। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 माह के बाद एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए।
उसमें से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उसे पक्का बनवा दिया और कुएं पर 2000 रुपये खर्च भी हो चुके थे। इसके अलावा भी जो 100-200 रुपये उनकी जेब में थे वे भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने पर छुट्टन ने महेश से कहा, चलो महेश, अब डंडे संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही कुएं के बारे में पता चलेगा वे पानी के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए यदि स्वयं भगवान भी आ जाएं तो मैं कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वो दोनों मोटे मोटे डंडे संभाल कर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वे बर्तन लेकर दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे। गांव वालों को देखकर छुट्टन ने कहा, ठहरो, तुम सब इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। अरे भाई, ऐसा अन्याय क्यों करते हो? तुम लोग जानते ही हो कि गांव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुआं हमारा नहीं है, बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हम बगैर उनकी इजाज़त के किसी को कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, यदि कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले सेठ शांति प्रसाद के पास पहुंच गए और सेठ जी से विनती करने लगे, दुहाई हो सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। क्या हुआ भाइयों, आप लोग मुझसे ऐसी दुहाई क्यों मांग रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? तब गांव वालों ने सारी बात उन्हें कह सुनाई। सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए ताकि हमारे सारे दुख दूर हो सकें। सेठ ने कहा, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है भाइयों, मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। ज़रूर वह दोनों व्यक्ति आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। लेकिन भाई, जब मैंने वहाँ पर कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं कैसे आप लोगों को पानी भरने की इजाज़त दे दूँ? क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? ज़रूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों से कह दीजिए। ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ अपने मुंशी के साथ जब गांव वालों के साथ गांव में पहुँचे तो दूर से ही उन्होंने छुट्टन और महेश को कुएं के पास डंडे हाथ में लिए हुए खड़े देखा। मुंशी ने कहा, सेठ जी, ये दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपये कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। हाँ, पहचान रहा हूँ, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ पर क्या चक्कर फैलाया हुआ है? उन दोनों के पास पहुंचकर सेठ जी ने कहा, क्यों भाई, तुमने यहाँ पर क्या चक्कर फैलाया है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, ये कुआं आपका ही है। इसलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। भला ये क्या बकवास है? जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या ज़रूरत है? ये ठीक है सेठ जी कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। मेरे रुपए? वो कैसे भाई? सुनिए, मैं बताता हूँ। हमने जो 30-32 दिन पहले आपसे 2000 रुपये का कर्ज लिया था, उसी से ये कुआं बनवाया है। यदि आप ये कह दें कि कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और इनकी पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था वह वायदे के मुताबिक मैं तुमसे अगले जन्म में ही लूँगा। तब हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये हमारे सामने ही तड़प तड़प कर क्यों ना मर जाएं। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, यदि ये बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके ही सर पर होगा, और यदि आप इसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य और दुआएं भी आपको ही मिलेंगी। उन दोनों की बात सुनकर गांव वाले भी सेठ जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, हाँ सेठ जी, हाँ कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद वह बोला, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा।
आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूँ और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वाले बड़ी ही खुशी से सेठ की जय जयकार करते हुए अपने घरों से बर्तन लाने के लिए दौड़ पड़े। तब सेठ ने कहा, भाई यह सब तो हुआ, जिस चालाकी से तुमने मेरे असूलों को तोड़कर मेरा कर्ज लौटाया उसके लिए मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों में अचानक मेरा कर्ज लौटाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम लोग पहले कर्ज के बहाने मुझे ठगने आए थे। यह ठीक बात है सेठ जी कि हम आपको मूर्ख सेठ समझकर आपको लूटना चाहते थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब छुट्टन ने सारी आपबीती सेठ को बता दी। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां कुएं पर आए और पानी भरने लगे। अब पूरे गांव के साथ साथ सेठ शांति प्रसाद भी खुश थे। इस घटना के बाद छुट्टन और महेश ने ठगी का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन करने लगे।